बच्चों, बारिश का माहौल है और बारिश का कारण भी इस बार आप जान रहे हैं, ये मानसून की बारिश नहीं है। भारत के पश्चिमी तट को सबसे पहले तौकाते तूफान ने प्रभावित किया और अब पूर्वी तट से जब प्रभाव हुआ तो उसका अधिक प्रभाव जो है हमेशा अपने क्षेत्र में होता है और यास नामक तूफान, उसका प्रभाव आप सोचिए कि बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में कैसा रहा होगा जब यहाँ उसका हल्का सा प्रभाव इतना लग रहा है। लगातार बारिश का माहौल है, बूंदें टूट नहीं रही हैं और ऐसे माहौल में आप सोचिए कि अगर अभी आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती तो शायद आपको आज क्लास नहीं मिलती, कल भी क्लास नहीं मिलती, आप खुद यहाँ नहीं आते, आप में से मैक्सिमम लोग नहीं आते। लेकिन ऑनलाइन में कहीं कहते हैं कि कहीं कुछ निगेटिव है तो कहीं कुछ पॉजिटिव है। हमें देखना क्या है? पॉजिटिव देखना है, हमें क्या चीजें सकारात्मक है उसको देखना है। तो वो देखिए आप जो है कि आप ऐसे माहौल में भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आपकी क्लासेस चल रही हैं आपकी, और हर एक वीडियो या कोई भी माध्यम से आप तक हम पहुंच रहे हैं। तो ये आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत नाप तोल करते हैं, बहुत प्लस माइनस करते रहते हैं, तो कभी प्लस माइनस करना, आप जो चीजें आप प्रोवाइड करते हो, अपना जो समय देते हो उसके अनुसार, और जो प्राप्त करते हो उसको कितना ग्रैब्स करते हो, जो प्राप्त करते हो उसको कितना ग्रहण करते हो, इसके कंपैरिजन में इसको कभी कंपेयर करके और कभी प्लस माइनस करना, तो आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको सब कुछ प्लस लगेगा अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने गवर्नमेंट सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को काफी कुछ देखा, काफी कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया। सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित इवन मैंने 2 वीडियो लेक्चर्स के अलावा कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज भी आपको दी। अब उससे अगर अगले चैप्टर की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट। तो स्थानीय शासन या लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन मैं इस लेक्चर में ही इसको समाहित करने की कोशिश करूंगा और इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि लोकल गवर्नमेंट में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इससे रिलेटेड जो है, जो भी, चाहे वो अभी अगर हम बात करें ग्रामीण हो या नगरीय हो, जो भी होगा डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाए इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी वीडियो लेक्चर्स देखते हैं उनमें जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे आपको उनको नोट करिए, क्योंकि आप जब आगे टेस्ट देते हो तो उससे ये पता चल जाता है कि आपने वीडियो लेक्चर्स को कितने ध्यान से देखा। ठीक है, आज 28 मई 2021 हो गया और हम लोग जून के माह में प्रवेश करने वाले हैं। और अब आप सोचिए जो है कि धीरे धीरे अब आपको पता चल गया होगा कि अनलॉक, अभी तक लॉकडाउन था, हालांकि इस बार बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था, सॉफ्ट लॉकडाउन था, लेकिन अब जो है अनलॉक शुरू होगा, यानी अब बहुत सारी एक्टिविटीज स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत पॉजिटिव या बहुत सुखद समाचार है ये। और लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों कि वैक्सीनेशन आप प्रॉपर तरीके से कराते रहिए, उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दिशा के किसी भी स्टूडेंट को अगर हमें बाद में पता चला कि उसने वैक्सीनेशन नहीं कराया 18 प्लस होने के बाद भी, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसको फिर हम लोग आगे किसी भी क्लास में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए वैक्सीनेशन 100% दिशा के स्टूडेंट्स का होना चाहिए। हम लोग अपने परिवार का एक रिकॉर्ड मेंटेन करें कि दिशा परिवार में 100% स्टूडेंट्स का जो है, अगर वो 18 प्लस है और कुछ दिनों बाद उससे नीचे वालों की भी वैक्सीन आ जाएगी। तो वैसे तो सब लोग 18 प्लस हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे एडमिशन लेते हैं, नए बच्चे होते हैं जो जिनका सर्टिफिकेट से 18 नहीं होता है। ठीक है, तो इस कारण से जो है वो नहीं हो पाते हैं। तो वैक्सीनेशन पे प्रॉपर आप करते रहिए, ध्यान देते रहिए, अपनी पढ़ाई जम के करिए और अनलॉक
स्टार्ट हो गया है, पीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। आगे अब एग्जाम्स की प्रक्रिया शुरू होगी, तो हम लोग अपने चैप्टर पर आते हैं, अपने चैप्टर को देखते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हम लोग चलते हैं। व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था, ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जो लोकल लेवल पे काम करता है, जो स्थानीय स्तर पे काम करता है। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो पूरा भारत कहीं ना कहीं उसके व्यवस्था को देखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राज्य की बात करें तो पूरे राज्य की व्यवस्था, पूरे राज्य का उत्तरदायित्व उसके अंतर्गत है, उसके अधीन है। लेकिन अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो नाम से ही लग रहा है कि लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो व्यवस्था है, चाहे वो हम ग्रामीण स्तर पर देखें या फिर हम नगरीय स्तर पर देखें, दोनों स्तर पर हमें ये व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो अगर हम इतिहास में चले जाएं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में ऐसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता हुई, क्योंकि अगर कोई छोटा देश है या बड़ा देश है, एक केंद्र के लिए एक जो सेंट्रल व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो पूरी व्यवस्था को अपने स्तर से देख सके। तो उसको ऐसे जो है सबऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो सेंट्रल से सबऑर्डिनेट कौन है? स्टेट। स्टेट से सबऑर्डिनेट कौन है? लोकल गवर्नमेंट। उस सबऑर्डिनेट के रूप में तो एक प्रकार से इस व्यवस्था के द्वारा हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहें तो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है किसका? पावर्स का। पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शक्तियों को वितरित किया जाता है, और इसी को कहते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। हम अगर प्राचीन इतिहास में देखें तो मौर्य काल हो या गुप्त काल हो, वहां पर भी इस व्यवस्था की आवश्यकता हुई। अगर हम सल्तनत काल और मुगल काल में देखें तो चाहे जितनी व्यवस्था एकात्मक रही हो, चाहे जितना कोई क्रूर शासक रहा हो, लेकिन उसे अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए लोकल स्तर पर ऐसी चीजों को डेवलप करना पड़ा, चाहे वो रूरल एरिया हो या फिर अर्बन एरिया हो। और आधुनिक भारत में जब ब्रिटिश शासन काल की बात करें तो ब्रिटिश शासन काल में भी इस व्यवस्था की आवश्यकता हुई, और आज हम संविधान लागू होने के बाद से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं कि इस व्यवस्था में अब सीधा और ज्यादा पावर्स को डेलीगेट करने की बात आ रही है। अभी अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के दिन अपने ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से बात की, क्योंकि पता है कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कहां जानी है वहां तक। अगर उनका सामंजस्य नहीं होगा तो हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे प्रकार से नहीं चल पाएंगी। जो हमारे लोकल गवर्नमेंट का सबसे छोटा यूनिट है उससे सबसे बड़ा यूनिट डिस्कस कर रहा है, तो इसकी आवश्यकता हो रही है। सबसे छोटी यूनिट आज कौन है? ग्राम पंचायत। सबसे बड़ी यूनिट में हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और दोनों यूनिट्स ये जान रही हैं कि वो यूनिट्स जब तक जो है उनका सहयोग नहीं होगा तब तक हम अपना विकास नहीं कर सकते। अब हम बच्चों इस लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि भारत में दो प्रकार के स्थानीय शासन की व्यवस्था है। अब इसको सबसे पहले एक लाइन डायग्राम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये दो प्रकार की शासन व्यवस्था जो है हमारी, सबसे पहली व्यवस्था को हम कहते हैं ग्रामीण स्थानीय शासन। ग्रामीण स्थानीय शासन, रूरल लोकल गवर्नमेंट। दूसरी व्यवस्था है नगरीय स्थानीय शासन, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब ग्रामीण स्थानीय शासन नाम से ही लग रहा है, स्पष्ट हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की गई व्यवस्था, नगरीय क्षेत्रों में प्रदान की गई व्यवस्था। अब यहां पर अगर हम संस्थाओं की बात करें तो हम यहां देखते हैं कि सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी संस्था है वो है जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इससे नीचे क्षेत्र या ब्लॉक पंचायत,
क्षेत्र या ब्लॉक पंचायत, और उससे नीचे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो ये व्यवस्था हम देखते हैं यहां पर हमें दिखाई पड़ती है। और जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम अपने स्थानीय शासन के अंतर्गत ग्राम क्षेत्र में देखते हैं। अगर हम नगरीय शासन की बात करें तो नगरीय शासन के अंतर्गत, नगरीय स्थानीय शासन के अंतर्गत संरचनाएं जो दिखती हैं, क्योंकि सबसे पहले ये जान लेना है आपको कि कौन कौन है कहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमें दिखता है नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, म्युनिसिपलिटी, नगर पालिका या म्युनिसिपलिटी, नगर क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, टाउन एरिया कमेटी, अधिसूचित क्षेत्र समिति, ज्यादातर ट्राइबल एरिया में होती है, नोटिफाइड एरिया कमेटी और छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है, तो ये संस्थाएं जो है वो होती हैं छावनी बोर्ड या कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें यहां पर तो दिख रहा है कि आप देख रहे होंगे कि रूरल लोकल गवर्नमेंट या ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को मैंने इस ऑर्डर में लिखा है। उसका कारण है, उसका रीजन है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि यहां जो जिला पंचायत है उसके अधीन क्षेत्र पंचायत है और क्षेत्र पंचायत के अधीन ग्राम पंचायत। इसका मतलब यहां पर एक हायरार्की दिखती है। ठीक है, एक हायरार्की दिख रही है कि जिला पंचायत सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी संस्था है, सब सर्वोच्च संस्था है, उसके बाद उसके नीचे क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक पंचायत और फिर ग्राम पंचायत। लेकिन यहां पर जब हम देख रहे हैं तो यहां इस तरह से लिखा गया, यहां एक के नीचे एक नहीं लिखा गया। जबकि अगर हम देखें तो सबसे बड़ी संस्था ये है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम, उससे छोटी नगर पालिका, म्युनिसिपलिटी, उससे छोटी टाउन एरिया कमेटी, उससे छोटी नोटिफाइड एरिया कमेटी, उससे छोटी कैंटोनमेंट बोर्ड। लेकिन फिर भी उनको इस हायरार्की क्रम में नहीं लिखा गया। ये लिखा ऐसा है, सब पैरेलल, सब एक दूसरे के समानांतर हैं। तो ऐसा है, नगरीय स्थानीय शासन के अंतर्गत जो संस्थाएं होती हैं वो संस्थाएं एक दूसरे के पैरेलल काम करती हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज इक्विवेलेंट टू म्युनिसिपलिटी, म्युनिसिपलिटी इज इक्विवेलेंट टू टाउन एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी इज इक्विवेलेंट टू कैंटोनमेंट बोर्ड, इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज इक्विवेलेंट टू कैंटोनमेंट बोर्ड। मतलब सीधी सी बात है कि नगर क्षेत्र की प्रत्येक संस्था एक दूसरे के पैरेलल होती है, किसी के अधीन नहीं होती है, एक दूसरे के अधीन नहीं होती, सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दैट अगर ये क्वेश्चन कोई करता है कि किसी एक जिले में, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक जिले में कौन सी स्थानीय संस्थाएं हो सकती हैं, कौन से स्थानीय निकाय हो सकते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसका आंसर ये होगा कि किसी भी एक जिले में हर प्रकार की संस्था हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट है, ओके, इस डिस्ट्रिक्ट में ये सपोज दैट मान लो एक नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब यहीं पर एक हो सकता है नगर पालिका भी हो, इसी से लगा एक कैंटोनमेंट बोर्ड भी हो, और ये सारा एरिया जो ग्रामीण है वो ग्रामीण किसके अंतर्गत आ जाएगा, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है, इसमें छोटी छोटी कई टाउन एरिया कमेटी भी हो सकती है।
तो अगर ये पूछा जाए कि किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में या जिले में कौन सी स्थानीय निकाय हो सकते हैं, तो सभी प्रकार के स्थानीय निकाय वहां पर हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले ये समझ में आ गया होगा कि लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय शासन के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं हैं। अब अगर हम इसके अलग अलग पक्षों पर चलते हैं, लोकल गवर्नमेंट का वास्तविक जो विकास हम आज जिस पर हम डिस्कस करेंगे, हम प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास में ना जाकर आधुनिक भारत के परिपाटी पर क्या हुआ, उसके अधीन क्या हुआ, उस पर हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्थानीय शासन का आधुनिक भारत अर्थात ब्रिटिश भारत में डेवलपमेंट कैसे हुआ। अगर हम देखें तो आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स जो है या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार करने आई थी। व्यापार करने वाली कोई भी कंपनी जो है वो भारत में व्यापार करने अगर आई है तो वो ग्रामीण क्षेत्र का पहले विकास नहीं करेगी, पहले वो व्यापारिक क्षेत्रों का विकास करेगी। और व्यापार का जो प्रमुख क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? नगरीय क्षेत्र होते हैं, नगरों का विकास। तो सबसे ज्यादा नगरों का विकास ब्रिटिश शासन काल के दौरान हुआ और उन नगरों की जो व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था या फिर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ऐसी जो नगरीय व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे पहले नगरीय स्थानीय शासन स्थापित किया ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने। और इसका उदाहरण है, अगर हम देखें यहां पर, तो यहां अंग्रेजों का शासन काल की अगर हम वास्तविक रूप से बात करें तो उन्होंने जैसे जैसे डेवलप किया, मार्केट जैसे जैसे डेवलप किया, आप देखिए कि कैसे उसमें उन्होंने नगरीय संस्थाओं का विकास किया। इसके 3 बड़े उदाहरण, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में उनके 3 सबसे पहले प्रांत और सबसे बड़े प्रांत थे जहां पर उन्होंने गवर्नर अपॉइंट किए, मद्रास, कलकत्ता और बंबई। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले 1687 में ब्रिटिश शासन काल में मद्रास नगर निगम स्थापित किया गया, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या मद्रास नगर निगम स्थापित किया गया 1687 में। इसके बाद 1772 में कलकत्ता नगर निगम अंग्रेजों ने स्थापित किया, कलकत्ता नगर निगम स्थापित किया। फिर 1793 में 1793, ठीक है, 1793 में बंबई नगर निगम स्थापित किया, बंबई नगर निगम स्थापित किया। तो अब आप देख रहे हैं कि 1687 में मद्रास नगर निगम, 1772 में कलकत्ता नगर निगम और 1793 में बंबई नगर निगम। सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उदाहरण मिलते हैं ब्रिटिश शासन काल में। तो अगर ये देखा जाए तो ब्रिटिश शासन काल में नगरीय स्थानीय निकायों का विकास प्रारंभ हुआ, ये कहा जा सकता है। यहां पर इस रूप में अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो अब इसके बाद अगर हम देखें ये जो विकास हुए हैं, इसके क्रम में ब्रिटिश शासन के काल के दौरान अगर ये पूछा जाए कि ग्रामीण स्थानीय शासन की प्रक्रिया में क्या हुआ, क्योंकि ये तो नगरीय का उदाहरण है, अभी हम इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड बात कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देख रहे हैं जो ब्रिटिश शासन काल या आधुनिक काल से जुड़ा है। अब अगर हम बात करें, यहां पर दूसरी बात जो दिखाई पड़ती है वो ये कि ब्रिटिश शासन काल में ग्रामीण स्थानीय शासन में जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है वो है 1882, 1882। 1882 में शासक थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में ग्राम पंचायत व्यवस्था को प्रारंभ करने का निर्णय लिया। ग्राम पंचायत, और इस रूप में अगर हम ये कहें ग्रामीण स्थानीय शासन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया लॉर्ड रिपन ने।
और इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, क्योंकि वास्तविक रूप से मैंने कहा कि सबसे छोटी इकाई कौन है? नगर निगम नहीं है, सबसे छोटी इकाई जिला पंचायत नहीं है, सबसे छोटी इकाई कौन है? ग्राम पंचायत। जिसने इसके विषय में सोचा, इसको शक्तियों को देने के बारे में, इसको उत्तरदायित्व देने के बारे में सोचा, वही कहा गया फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय शासन का जनक इसीलिए कहा गया। अब अगर हम देखें ब्रिटिश शासन काल में, तो ब्रिटिश शासन काल में इसके अतिरिक्त एक एक्ट भी इंपॉर्टेंट है लोकल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो एक्ट है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। ये अधिनियम या एक्ट जो आया था संवैधानिक विकास के क्रम में, इस अधिनियम में पहली बार लोकल गवर्नमेंट की बात की गई। किस रेफरेंस में की गई मैं आपको बताता हूं। इस एक्ट में, इस अधिनियम में पहली बार प्रियम्बल या प्रस्तावना को शामिल किया गया, और प्रियम्बल या प्रस्तावना जो इसमें शामिल की गई, उसमें यह कहा गया कि उत्तरदायित्व शासन या उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, और इसके लिए स्थानीय शासन के विकास की आवश्यकता होगी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए लोकल गवर्नमेंट की आवश्यकता होगी। इस रेफरेंस में यहां पर यह बात कही गई। तो ये ब्रिटिश शासन के दौरान पंचायत व्यवस्था हो या नगरीय स्थानीय शासन की व्यवस्था हो, उससे संबंधित जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, उससे संबंधित हम लोगों ने बात करी। ठीक है, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद क्या चीजें डेवलप हुई? तो स्वतंत्रता के बाद बच्चों, सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि पंचायती राज व्यवस्था या जो पंचायत सिस्टम है या फिर जो नगर निकाय हैं, उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे चलाया जाए। हालांकि हमारे संविधान में, अभी हम संवैधानिक प्रावधान में भी आएंगे, हमारे संविधान में एक आर्टिकल 40 दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और ये कहा गया कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो ग्राम पंचायतों की स्थापना करे और उन्हें इतना शक्तियां और उत्तरदायित्व दे जिससे वे शासन की इकाई के रूप में काम कर सके। अच्छी बात थी, लेकिन क्योंकि वो ड्यूटी ऑफ स्टेट था, तो ज्यादातर राज्यों ने उस ड्यूटी ऑफ स्टेट को पूरा नहीं किया। अब ऐसे में उस व्यवस्था को कैसे किया जाए, कैसी व्यवस्था बनाई जाए जिसको ज्यादातर राज्य स्वीकार करें, ज्यादातर राज्यों में व्यवस्था लागू हो। तो इसके लिए जो है सबसे पहले एक समिति गठित की गई। जो इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1956। इस कमेटी ने पंचायत व्यवस्था के संबंध में या स्थानीय निकायों के विकास के संबंध में अनेक प्रकार की सलाह दी, सजेशन दिए कि पंचायतों का इलेक्शन कैसे होना चाहिए, पंचायतों में आरक्षण कैसे होना चाहिए, ठीक है, उनके वित्त की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उनके कार्य क्या होने चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो एडवाइस है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि इन्होंने पंचायतों की संरचना के विषय में जो रिपोर्ट दी या सलाह दी उसको स्वीकार कर लिया गया। और भी चीजें स्वीकार की गई, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, मैंने अभी आपको बताया भी था, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को एक्सेप्ट किया या स्वीकार किया, या इसके बारे में सलाह दी सरकार को कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू होनी चाहिए। उसमें त्रिस्तरीय में अभी जो बताया था मैंने, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये है त्रिस्तरीय। अभी उस पर हम आते भी हैं स्ट्रक्चर पर। तो संरचना के बारे में इनकी सलाह, स्ट्रक्चर के बारे में मानते। अब इसके बाद अगली समिति जो इंपॉर्टेंट है, अशोक मेहता समिति, इन्हीं के पुत्र थे अशोक मेहता, अशोक मेहता समिति 1977। इन्होंने अब संरचना क्या था, वैसे इन्होंने और भी सलाह दी। इन्होंने सलाह दी कि पंचायत में जो है, पंचायत चुनाव में
राजनीतिक दलों को भाग लेने की अनुमति दी जाए, ठीक है, पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराए, ऐसी और इंपॉर्टेंट सजेशंस आए। लेकिन इनकी एक सलाह और थी जो संरचना के विषय में थी, जिसमें इन्होंने कहा द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था, दो स्तरीय पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए इन्होंने कहा। मतलब इनका कहना था कि ग्राम और जिला मध्य स्तर की जो पंचायत है, ब्लॉक पंचायत, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब अगर हम तीसरी बात करें, ये पहली इंपॉर्टेंट कमेटी है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट कमेटी है, तीसरी इंपॉर्टेंट कमेटी है एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति या कमेटी। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में इस कमेटी ने भी लोकल गवर्नमेंट को लेकर अनेक सलाह दी, लेकिन इस कमेटी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इन्होंने और भी सलाह दी, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या था, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। अब अगर हम देखें तो लोकल गवर्नमेंट के मामले में ये तीन कमेटियां संविधान लागू होने के बाद से लेकर 1986 तक बहुत महत्वपूर्ण है। और इस क्रम में अगर हम देखें, इन कमेटियों की बात देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट को मैक्सिमम स्टेट में लागू किया गया। कुछ छोटे स्टेट में 2 स्टेट पंचायत सिस्टम लागू किया गया, स्पेशली 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य, और स्थानीय निकायों को लोकल स्टेट संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ठीक है, इसके अलावा भी इन समितियों की सलाह के आधार पर ही आगे संविधान संशोधन हुआ है, जिस पर हम अभी आते हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज पॉइंट आउट करना जरूरी है कि जब इस बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी तो 2 अक्टूबर, उसके बाद 2 अक्टूबर 58 में रिपोर्ट आई, 59 में 2 अक्टूबर 1959 को, क्योंकि ये डेट भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार पंचायत व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर स्टेट पूछा जाएगा तो राजस्थान होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा तो नागौर होगा, प्रारंभ की। 2 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन को क्यों चुना गया? क्योंकि महात्मा गांधी ने लोकल गवर्नमेंट, ग्राम स्वराज, स्थानीय शासन का फेवर किया था। उन्होंने शासन में जितना अधिकार गांवों को दिया जाए उतना ही अच्छा होगा, उतना ही प्रजातंत्र या लोकतंत्र होगा, उसकी बात की थी। तो इसी कारण 2 अक्टूबर 1959 को ये प्रारंभ हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन में राजस्थान नहीं है तो बच्चों याद रखना अगला ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। तो अगर राजस्थान नहीं है तो आंध्र प्रदेश आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि 59 में ही आंध्र प्रदेश में प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हुआ। अब स्थानीय शासन या लोकल गवर्नमेंट में हम एक सिस्टम में चलकर बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रामीण स्थानीय शासन, रूरल लोकल गवर्नमेंट। ग्रामीण स्थानीय शासन, ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट। अगर हम ग्रामीण स्थानीय शासन या रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो इसका जो संवैधानिक प्रावधान है सबसे पहले वो देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान।
सबसे पहला संवैधानिक प्रावधान है आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। आर्टिकल 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था बनानी चाहिए, ग्राम पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए। वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों को इतनी शक्तियां और उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए जिससे कि वे शासन की इकाई के रूप में काम कर सकें, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम कर सकें, शासन की इकाई के रूप में काम कर सकें। ऐसे शक्तियां व अधिकार उन्हें दिए जाने चाहिए। ठीक, ओके, ये प्रावधान किया गया। इसका मतलब ये आर्टिकल जो है वो ग्राम पंचायत की व्यवस्था को कहता है कि आप करिए, लेकिन पहले ही मैंने बताया ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है, संवैधानिक दर्जा इससे नहीं मिला। अब अगर हम बात करें तो अगला प्रावधान है संवैधानिक प्रावधान के तहत 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रोविजन के द्वारा सबसे पहली चीज तो ये, इस प्रोविजन के द्वारा सबसे पहला पॉइंट ये कि हमारी पंचायतों को या हमारे ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दूसरा अनुच्छेद, सबसे पहले अगर कहें भाग 9 और अनुच्छेद आर्टिकल 243 के अंतर्गत 16 नए उप अनुच्छेद जोड़े गए। उप अनुच्छेद, अब संवैधानिक दर्जा देने के लिए क्या किया गया, इस पर आ रहे हैं। भाग 9 के अंतर्गत आर्टिकल 243 में 16 नए सब आर्टिकल्स जोड़े गए, सब आर्टिकल्स जोड़े गए। ठीक है, 16 नए सब आर्टिकल्स जोड़े गए, 243A, 243B, C, D, E, F, कैपिटल ABC, वो यहां जोड़े गए। ठीक, अब इसके बाद क्या किया गया, 11वीं अनुसूची, ध्यान देना, 11वीं अनुसूची को जोड़कर उसमें पंचायतों से संबंधित या पंचायत से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए, 29 विषय शामिल किए गए, 29 सब्जेक्ट्स शामिल किए गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेयजल, शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा आदि, ठीक है, कृषि, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, स्मॉल स्केल इरिगेशन, लघु सिंचाई, ये मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये सब्जेक्ट किसको दे दिए गए, पंचायतों को, कि पंचायत इनके संबंध में, इनके विकास के संबंध में, इनकी समस्या को सॉल्व करने के संबंध में पंचायत अपनी भूमिका निभाए। उसको ये सब्जेक्ट, जैसे हम देखते हैं
कि हमारी संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र के लिए विषय अलॉट कर दिए गए, राज्य के लिए विषय राज्य सूची में, केंद्र के लिए विषय केंद्र या संघ सूची में अलॉट कर दिए गए, वैसे ही यहां पर आप देखिए विषयों का एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और पंचायतों को ये विषय अलॉट कर दिए गए कि अब आपको तो संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा देने के लिए क्या किया गया, पार्ट 9 आर्टिकल 243 में 16 सब आर्टिकल्स जोड़े गए और 11 शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके अलावा इन सीधी सी बात है, इन आर्टिकल्स में जो प्रावधान होंगे सब कहां होंगे, वो इन आर्टिकल्स में। पंचायतों का चुनाव, हाँ, पंचायतों की व्यवस्था जो भी है वो इन आर्टिकल्स में। 16 आर्टिकल्स जो हैं उसमें आपके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, उन 16 आर्टिकल्स में कौन से आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनको मैं यहां पर बता दे रहा हूं आपको। 16 आर्टिकल्स में आपके लिए जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब 243 में ही है। तो सबसे पहले 243 देखिए, जो आर्टिकल होगा वो कैपिटल ABC के क्रम में होगा। ठीक है, तो 243C इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें दिया गया है पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत। क्या, त्रिस्तरीय, 3 स्टेज पंचायत सिस्टम, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। ये पंचायत व्यवस्था की संरचना कहां दी गई, यहां दी गई। ठीक, अब अगला आर्टिकल है 243B। ठीक, आप देखिए लगातार क्रम में आ रहा है। इसमें क्या है, पंचायतों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन पंचायत, पंचायतों में आरक्षण। अब पंचायत में अगर आपसे पूछा जाता है कौन से अनुच्छेद में महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया है, 243D। SC/ST को पंचायत में आरक्षण दिया गया 243D, यहीं पर दिया गया। आरक्षण संबंधी जो भी प्रावधान है उसमें क्या किया गया है, इसमें प्रावधान में क्या किया गया है। पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके ऑर्डर में करता हूं कि पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, जो प्रपोज है 50%, तो 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, ये 43D में। दूसरा क्या है, SC और ST को राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा, यानी 2 रिजर्वेशन कंफर्म कर दिया गया, एक महिलाओं का और दूसरा SC/ST का। तीसरा OBC के लिए, तो यहां पर कहा गया कि अदर बैकवर्ड क्लास या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर उसके लिए कानून बनाकर और जो भी परसेंटेज होगा वो निर्धारित कर सकता है। ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया, OBC रिजर्वेशन स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया। ओके, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अब उसी क्रम में हम अगले आर्टिकल पर आते हैं और ये अच्छी बात है कि आपके लिए याद करने में आसानी है कि गैप नहीं है। AB इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन C, D, E, F ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट है, 16 में 4 ही आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या दिया गया, पंचायतों का कार्यकाल। आप सब जानते हैं पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो वो यहां दिया गया है। 5 वर्ष के पूर्व अगर जो है पंचायत की कोई सीट खाली होती है तो 6 माह में चुनाव कराया जाए या ऐसी क्या व्यवस्था है, वो सब यहां दिया गया है, इसके अंतर्गत दिया गया। ठीक है, तो यहां कार्यकाल की बात की गई है। चुनाव पंचायतों का कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अगला आर्टिकल है 243F। इसमें क्या दिया गया है, पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत इन आर्टिकल 243F। ठीक है, तो 243F में जो है ये चीजें दी गई हैं। ठीक, तो ये आपके सामने आया
जो संवैधानिक प्रावधान है ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित, उसकी बात हम लोगों ने करी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। अब जो पंचायत व्यवस्था हमारी है ग्रामीण स्थानीय शासन, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, उस पर हम आते हैं। और पंचायत में जो 3 बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर हम प्रैक्टिकली उस पर देखते हैं। तो देखिए, पहला बिंदु इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर एंड इलेक्शन ऑफ पंचायत। दूसरा, क्योंकि उसी में इलेक्शन आप समझ जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है। दूसरा जो बिंदु इंपॉर्टेंट है वो है पंचायत के काम क्या है, कार्य क्या है। और तो तीसरा जो है उनका जो फाइनेंस का सोर्स है, वित्तीय स्रोत है, वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण स्थानीय शासन में संरचना व चुनाव, स्ट्रक्चर एंड इलेक्शन ऑफ पंचायत। ठीक है, तो आपने देखा था त्रिस्तरीय है। शुरुआत करते हैं 1 by 1। सबसे छोटी यूनिट पे आते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की जो संरचना होती है उसमें होता है 3 पद जो है। पहला है ग्राम, पहली बात तो ये संरचना कैसी त्रिस्तरीय है, जिसके पहली स्टेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्राम प्रधान। दूसरा पद है ग्राम सभा सदस्य, ग्राम सभा मेंबर। और तीसरा है ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, तो ये 3 पद हुए। अब ये त्रिस्तरीय संरचना है। इस त्रिस्तरीय संरचना में पहले संरचना शामिल है ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान है, ग्राम सभा सदस्य और ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, ग्राम प्रधान और ग्राम सभा सदस्य ये दोनों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन या प्रत्यक्ष निर्वाचन। ग्राम विकास अधिकारी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राम पंचायत की जो संरचना है उसके विषय में। अब अगर हम देखें दूसरी संरचना, तो दूसरी संरचना है क्षेत्र या ब्लॉक पंचायत। क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत। क्षेत्र पंचायत में या ब्लॉक पंचायत में ब्लॉक प्रमुख पहला पद होता है। फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य या मेंबर। और फिर खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यहां पर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO। ठीक है, तो ये अब अगर हम देखें, यहां पर आपने देखा यहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन, किसी का इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां दूसरी, अब क्योंकि चुनाव में दोनों व्यवस्थाएं ली गई, प्रत्यक्ष भी अप्रत्यक्ष भी। यहां ब्लॉक प्रमुख, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। कैसे, अभी हम आते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, जनता ने चुना क्षेत्र पंचायत सदस्य को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने चुना किसको, ब्लॉक प्रमुख। तो अब जनता ने चुना क्षेत्र पंचायत सदस्य को, इन्होंने, तो इनका अगर जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसीलिए कहा कि संरचना और चुनाव दोनों। तो आप देख रहे हैं कि पंचायतों में अगर ये पूछा जाए कि पंचायतों का गठन कौन सी निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा होता है,
तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। प्रत्यक्ष निर्वाचन कहां हो रहा है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहां हो रहा है, ये दोनों आप देख रहे हैं। ठीक है, तो त्रिस्तरीय संरचना में दो संरचनाओं की बात की मैंने। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत जैसे है तो ग्राम स्तर की एक समिति के रूप में, जिसका पॉलिटिकल चीफ ग्राम प्रधान है और सेक्रेटरी के रूप में कौन होता है, सचिव के रूप में कौन होता है, ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ये भी अपॉइंटेड बाय कौन है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त। जैसे सेम ऐसे ही ये भी होगा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त। इसी तरह से क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत की एक कमेटी है जिसका प्रमुख है ब्लॉक प्रमुख, मेंबर्स है, और उसका सेक्रेटरी कौन होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या खंड विकास अधिकारी। ठीक है, अब इसी क्रम में हम यहीं पर बात कर लेते हैं जिला पंचायत। तीसरी संरचना है जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो जिला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत की अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है जिला पंचायत अध्यक्ष या चेयरमैन, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर, मुख्य विकास अधिकारी, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो अब अध्यक्ष यहां पर भी अप्रत्यक्ष, बिल्कुल ऐसे ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, और मुख्य विकास अधिकारी बिल्कुल वही राज्य सरकार द्वारा नियुक्त। ये भी जिला पंचायत एक समिति हुई, और जिला पंचायत का अध्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन और मुख्य विकास अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, ये प्रत्यक्ष हुआ। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हमारी जो ये त्रिस्तरीय संरचना है, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। जब पंचायत का चुनाव होता है तो पंचायत के चुनाव में एक वोटर जो है वो एक ही समय में ग्राम पंचायत के लिए वोट करेगा, तो किसका वोट डालेगा, ग्राम प्रधान का, और किसका, ग्राम सभा सदस्य। क्षेत्र पंचायत में किसके लिए डालेगा, तीसरा वोट देखिए आप यहां, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर के लिए, और चौथा वोट किसके लिए डालेगा, जिला पंचायत सदस्य। क्योंकि तीनों स्तर की पंचायतों का चुनाव तो एक ही साथ होगा ना, एक समय में एक साथ होगा। अब जब हम सदस्य चुन लेंगे तो वो सदस्य प्रमुख का चुनाव करेंगे, सदस्य चुन लेंगे वो सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, लेकिन तीनों चुनाव क्या होंगे, साथ में होंगे। और इसीलिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायत चुनाव में किसी एक वोटर या मतदाता के द्वारा, पंचायत चुनाव में किसी एक वोटर या मतदाता के द्वारा कुल कितने मतों का प्रयोग किया जाता है, 4 मतों का प्रयोग किया जाता है। सामान्य व्यक्ति कहेगा यार एक व्यक्ति एक मत, ऐसा यहां नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग एक पद के लिए एक मत दे रहे हैं, वहां नहीं हम 2 मत दे सकते, लेकिन एक साथ 4 कैंडिडेट का चुनाव हम करते हैं। पहला मत, अब 4 मतों को प्रयोग के लिए, पहला मत ग्राम प्रधान के लिए, दूसरा ग्राम सभा सदस्य के लिए, तीसरा क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए, और चौथा जिला पंचायत सदस्य के लिए। तो समझ गए होंगे आप कि कैसे ये स्ट्रक्चर और इलेक्शन की बात है। इलेक्शन जो पंचायत का है वो कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग से इससे कोई लेना देना नहीं होता है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये चुनाव संपन्न कराता है। और अब यहां पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इन पंचायतों का कार्य क्या है, या इन स्थानीय निकायों का कार्य क्या है। तो देखिए, अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित, डेवलपमेंट से संबंधित कार्य करना,
अपने क्षेत्र के विकास या डेवलपमेंट से संबंधित कार्य करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित कार्य करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रामीण सड़कों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों, नाली आदि का निर्माण, पेयजल ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था, कृषि व भूमि सुधार, सिंचाई की व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य व शिक्षा की देखभाल, शिक्षा की देखभाल, सार्वजनिक स्थलों का विकास, सार्वजनिक स्थलों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक प्लेसेस। ये सब पंचायत अपने क्षेत्र के अंतर्गत, ग्राम पंचायत ग्राम, ब्लॉक ब्लॉक के अंतर्गत, और जिला पंचायत जिला पंचायत के अंतर्गत। ठीक है, ये सारी चीजों का जो डेवलपमेंट है, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारी पंचायतों को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं दिया गया है। उनको जितने भी डेवलपमेंट रिलेटेड फंक्शन है, सोसाइटी डेवलपमेंट रिलेटेड फंक्शन है, वो प्रदान किए गए, उस संबंध में शक्तियां प्रदान की गई हैं, और उसी का प्रयोग करते हुए वो क्षेत्र का विकास करते हैं। ठीक है, तो ये कार्य मुख्य रूप से जो है आपको दिख रहा होगा, जो वो 29 विषय है उन्हीं से संबंधित है। ठीक है, अब पंचायतों में एक और महत्वपूर्ण चीज है, इनका वित्तीय स्रोत, फाइनेंशियल सोर्स, वित्तीय स्रोत, पंचायतों के वित्तीय स्रोत। तो देखिए, पंचायतों की अगर हम वित्तीय स्रोत की बात करें तो फाइनेंशियल सोर्स ऑफ पंचायत जो है वो 3 प्रकार के हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है? पहला जो है वो जो सोर्स है वो राज्य सरकार यानी राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त अनुदान। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त ग्रांट या अनुदान। ठीक, ये पहला हुआ। दूसरा, सेकंड क्या है? ग्रामीण विकास की योजनाओं से प्राप्त धन, योजनाओं से प्राप्त धन, ग्रामीण विकास की योजनाओं से प्राप्त धन, जैसे उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मनरेगा। ठीक है, सबसे बड़ा बजट उसी के लिए होता है, तो वो दूसरा। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र यानी पंचायत क्षेत्र से प्राप्त आय, पंचायत क्षेत्र से प्राप्त आय, जैसे फॉर एग्जाम्पल भूमि को पट्टे या रेंट पर देना, पंचायत की भूमि को पट्टे या रेंट पर देना। पब्लिक प्लेसेस, कोई पंचायत की मार्केट है, कोई विवाह स्थल है, सार्वजनिक स्थलों से प्राप्त आय। पब्लिक प्लेसेस से अगर कोई इनकम अगर हो रही है तो वो इनकम, हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी आप देखेंगे नगर निकाय, तो उसमें आप देखेंगे कि ये सोर्स नगर निकाय के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे ग्रामीण निकायों के पास सबसे कम सोर्स यही है, और सबसे बड़ी इनकम का सोर्स ये और ये है, ये नहीं है। जबकि वास्तविक रूप से अगर आप सोचिए हमारे भारत का वास्तविक विकास कब होता, जब सबसे बड़ा सोर्स कौन होता है? ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त आय। आज आप देखिए लाखों की संख्या में मजदूर जो है अपने गांव की ओर आ गए, लाखों की संख्या में मजदूर अभी आने के लिए इंतजार कर रहे हैं,
लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोग कहते हैं कि क्यों चले गए थे, अरे क्यों, कैसे, क्या करें, उनके पास कोई संसाधन नहीं। वो आने के बाद ये सोचेंगे कि हम आ तो गए लेकिन हमारे पास वो संसाधन नहीं है, तो कैसे क्या करेंगे। तो इसलिए जो है वास्तविक रूप से अगर हम ग्रामीण भारत का विकास करें, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में ही आय के स्रोत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, उसका विकास करें, इसका सोर्स अगर बढ़ जाए तो फिर ऐसी मदों पर जो है सरकार का खर्चा कम हो जाएगा कहीं ना कहीं। और नगरीय क्षेत्रों में ऐसा है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसका विकास हो सकता है। ठीक है, अब हम यहां पर देखिए तो पंचायतों से संबंधित मैंने जो ग्रामीण स्थानीय शासन था उससे संबंधित मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहां पर डिस्कस किए। अब स्थानीय निकाय के अंतर्गत ब्रीफली थोड़ा सा हम आपको नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो उस पर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट, नगरीय स्थानीय शासन। जैसे आपने देखा 93वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती व्यवस्था या ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक वैसे 73वां बोलना था, वहां 93 बोला है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन अधिनियम कहा जाएगा, एक्ट कहा जाएगा, अधिनियम के द्वारा नगर निकाय, अर्बन बॉडीज को, नगर निकाय को सबसे पहला वही पॉइंट संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये सब एलएम निधि समिति की रिपोर्ट के आधार पर हो रहा है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके लिए आर्टिकल सबसे पहले पार्ट 9A के अंतर्गत आर्टिकल 243 में 18 नए उप अनुच्छेद जोड़े गए, सब आर्टिकल जोड़े गए, 18 नए सब आर्टिकल जोड़े गए और संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर 12 अनुसूची जोड़कर 18 नए विषय शामिल किए गए या 18 विषय शामिल किए गए। 18 सब्जेक्ट्स, वहां पर कितने सब्जेक्ट थे पंचायत में? 29 सब्जेक्ट। यहां पर 18 विषय शामिल किए गए। नगरीय विद्युतीकरण, अर्बन, नगर क्षेत्र में सड़क और पुलों का विकास, ठीक है, नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग, ठीक, तो पार्क एवं उद्यान का विकास, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस या सार्वजनिक स्थलों का विकास, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, तो ये सारे विषय नगर निकाय के अंतर्गत यहां पर रखे गए। 18 विषय इसमें शामिल किए गए। 18 सब्जेक्ट्स जो है वो शामिल किए गए। संविधान की 12वीं अनुसूची, 12 ही अनुसूची है, तो 12वीं अनुसूची जोड़कर ये प्रावधान। तो अगर हम कहें कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को या ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसी तरह से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और उसके लिए भाग 9A के अंतर्गत अनुच्छेद 243 में ही, 243 में ही, क्यों, क्योंकि उधर भी था यही, 18 नए सब आर्टिकल्स जोड़े गए, उससे आगे की सीरीज चली होगी और संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर 18 विषय शामिल किए गए। ठीक, तो अब अगर हम स्थानीय निकायों की बात करें तो यहां पर हम सामान्य रूप से जो मैंने आपको
निकाय बताए थे शुरुआत में, उन निकायों में सबसे छोटी यूनिट होती है टाउन एरिया कमेटी। तो सबसे पहले अगर हम नगर निकाय की बात करें तो नगर निकाय के बारे में सबसे पहला प्रावधान तो ये किया गया है कि नगर निकाय घोषित करने के लिए किसी भी क्षेत्र में जो मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए वो 5,000 होनी चाहिए। उस एरिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए और उस एरिया के 75% से अधिक लोग, कम से कम 75 हो, उससे ज्यादा हो तो कम से कम 75% लोग नॉन एग्रीकल्चरल फंक्शन में इन्वॉल्व हो, गैर कृषि कार्यों में इन्वॉल्व। तो ऐसे क्षेत्र में टाउन एरिया कमेटी स्थापित की जाती है जो हमारे नगरीय क्षेत्रों में सबसे छोटी, क्योंकि मैंने 5 संस्थाओं की बात की थी। पहला नगर निगम, दूसरा नगर पालिका, तीसरा नगर क्षेत्र समिति टाउन एरिया कमेटी, चौथा नोटिफाइड एरिया कमेटी और पांचवा छावनी परिषद। नोटिफाइड एरिया कमेटी ट्राइबल एरिया में, अनुसूचित क्षेत्रों में जाती जो है या पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित होती है। अगर हम बात करें छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, जहां पर आर्मी और सिविलियन दोनों होते हैं, उस क्षेत्र का विकास करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड स्थापित किया जाता है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। लेकिन सामान्य रूप से अगर हम देखें तो ज्यादातर जो नगरीय क्षेत्र है उसमें 3 संस्थाएं विकसित होती हैं जिनको हम कहते हैं नगर निगम, नगर पालिका और टाउन एरिया कमेटी या नगर क्षेत्र समिति। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर इन 5 संस्थाओं में आज हम इस लेक्चर में ब्रीफली 2 की डिस्कशन बहुत जरूरी है जो ज्यादातर नगरीय क्षेत्रों में है, नगर निगम और नगर पालिका, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो उन्हीं नगर निकाय की संरचना और चुनाव पर आते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, तो नगर निकाय की संरचना और चुनाव में सबसे पहला देखते हैं नगर निगम। नगर निगम बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने ग्राम में देखा था। नगर निगम में सबसे सर्वोच्च पद होता है मेयर, जिसको महापौर भी कहते हैं, मेयर या महापौर। इसके बाद पार्षद, पार्षद जो मेंबर है, सदस्य है, और फिर नगर आयुक्त, सिटी कमिश्नर। नगर निगम आयुक्त है तो नगर आयुक्त या सिटी कमिश्नर। अगर हम यहां देखें तो ये दोनों प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, यहां इनडायरेक्ट नहीं दिख रहा है इस व्यवस्था में। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन वहां आपने अगर इसी की पैरेलल हम देखें जिला पंचायत, तो जिला पंचायत अध्यक्ष अप्रत्यक्ष था, ये प्रत्यक्ष था। लेकिन यहां दोनों जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, राज्य सरकार द्वारा ठीक है। तो ये नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की संरचना का आप देख रहे हैं कि संरचना में सबसे सर्वोच्च पद होता है मेयर, जो इस पूरी निगम का, कॉर्पोरेशन का चेयरमैन होता है, जिसको हम मेयर या महापौर कहते हैं। जो मेंबर्स होते हैं उनको हम पार्षद कहते हैं, इन्हीं को हम नगर पालिका में सभासद कहते हैं। और नगर आयुक्त या सिटी कमिश्नर जो है, जो सीनियर पीसीएस या आईएएस भी हो सकता है, वो होता है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त। ठीक है, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो अब ये यहां पर ये पॉलिटिकल चीफ होता है और ये सेक्रेटरी के रूप में यहां पर काम करता है। ठीक, ओके। अब अगर हम बात करें यहीं पर, तो यहीं पर जो है हम बात करते हैं अगला अधिकारी जो होता है, सॉरी अगली संरचना में जो मैंने कहा कि 2 संरचनाओं पे बात करेंगे, नगर पालिका, म्युनिसिपलिटी, नगर पालिका। तो नगर पालिका में सबसे पहले अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष होता है। और यहां पार्षद को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया भी, सभासद, अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, एजुकेटिव ऑफिसर ईओ होता है, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है।
अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। आप देख रहे हैं यहां भी कैसा इलेक्शन हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन। अध्यक्ष का भी और सदस्य का भी, दोनों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और इस प्रकार नगर पालिका और नगर निगम की संरचना लगभग एक समान है, बस पदों के नाम बदले हुए हैं। संरचना वो बड़ी है और ये छोटी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रक्चर एंड इलेक्शन ऑफ अर्बन बॉडीज। इसको अगर हम देखें, इसको बस जो बड़ी नगर संरचनाएं हैं उसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, तो उतने डिटेल में नहीं जा पा रहा हूं जितने में मैंने ग्राम पंचायत की बात की थी, बट अभी ब्रीफली आप इसके बारे में इतना जाने। अब अगर हम देखें कि इनका काम क्या है, कार्य, नगर निकाय का कार्य, तो नगर क्षेत्र के विकास से संबंधित कार्य जैसे सड़क, नाली, पुल आदि का निर्माण, ये इनका काम है। ठीक है, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था, पेयजल, सार्वजनिक स्थल, अब यहां ज्यादा आ जाएंगे सार्वजनिक स्थल में, यहां जैसे पार्किंग स्थल, उद्यान, गार्डन आदि। ठीक है, मार्केट, मनोरंजन स्थल। ठीक, तो इस तरह के तमाम नगरीय विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, नगर क्षेत्र में जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है, यहां भी मैं आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम है, ठीक है, साफ सफाई की व्यवस्था, सब कुछ किसके जिम्मे है, वो नगर निगम, नगर पालिका, नगर क्षेत्र समिति, ठीक है, ऐसी संस्थाओं के जिम्मे होती है। तो ये जो नगर क्षेत्र के विकास से संबंधित कार्य होते हैं, जन मृत्यु का पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना, ये सब काम इनके अधीन आता है। नगर में फॉरेस्टेशन का काम जो है, पेड़ पौधे लगाना, ये सब काम इसके नगर निकाय के अधीन आता है। ठीक है, अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो है वित्तीय स्रोत, फाइनेंशियल सोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्तीय स्रोत, नगर निकाय के वित्तीय स्रोत। तो नगर निकाय के जो वित्तीय स्रोत हैं, दो स्रोत तो पंचायत की तरह है। पहला कौन, राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, ये वहां भी था, यहां भी है। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये निर्धारित करता है। दूसरा, नगरीय विकास की योजनाओं से या योजनाओं द्वारा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ठीक, तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसके द्वारा। तीसरा सोर्स यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, नगर क्षेत्र से प्राप्त आय, इनकम फ्रॉम अर्बन एरिया। मैंने आपको वहां बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में नगर क्षेत्र से जो आय है वो कई गुना ज्यादा है। और नगर क्षेत्र से प्राप्त आय की अगर हम यहां बात करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, पार्किंग फी, इसके अलावा कॉमर्शियल टैक्स, जो भी व्यवसाय करते हैं उनसे लिया जाने वाला कॉमर्शियल टैक्स, पार्क या उद्यान आदि से प्राप्त आय, पब्लिक प्लेसेस से, मार्केट, बहुत सारी चीजें इनके पास होती हैं। ठीक है, तो पब्लिक प्लेसेस से या सार्वजनिक स्थलों से प्राप्त आय, सार्वजनिक स्थलों से प्राप्त आय, पब्लिक प्लेसेस से प्राप्त आय, सार्वजनिक स्थलों से प्राप्त आय।
ठीक है, तो आप देखिए इस तरह के तमाम आय के स्रोत हैं। एक और आय का बहुत बड़ा सोर्स है जिसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट टैक्स, विज्ञापन कर, विज्ञापन कर, एडवर्टाइजमेंट टैक्स। तो इस तरह के कर प्राप्त करने की अधिकार अभी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं दिया गया है निकायों को। नगरीय क्षेत्रों में कई प्रकार के कर हैं। एडवर्टाइजमेंट टैक्स, आप जितने भी नगर क्षेत्र में होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग्स, जितने भी ऐसे पोस्टर्स, बैनर ये आप देखते हो, उन पर जो भी कर लिया जाता है वो सब नगर निकाय को प्राप्त होता है। तो नगर क्षेत्र से ऐसे कर आय के कई स्रोत हैं। आप देख रहे हैं हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, पार्किंग फीस, कॉमर्शियल जितनी भी गतिविधियां, चाहे ठेला लगाने वाला हो, दुकान करने वाला, उसे नगर निगम को कुछ ना कुछ देना है। तो उस रूप में जो है, ठीक है, तमाम तरह के व्यवसाय से संबंधित कर, तमाम पब्लिक प्लेसेस का डेवलपमेंट होता है, तो उससे संबंधित जो भी रेवेन्यू आता है वो किसको मिलता है? वो नगर क्षेत्र को, नगर निकाय को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर इनकम के जो सोर्स हैं वो मैंने आपको बताए। तो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी कि सर लोकल गवर्नमेंट के बारे में आपसे डिस्कशन हुआ, आपको बताया गया। अब बच्चों इसमें और भी कई चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे टाउन एरिया कमेटी हो गया, या फिर जो है नोटिफाइड एरिया कमेटी हो गया, या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया। लेकिन क्योंकि वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो पंचायतों से संबंधित होते हैं या नगर निकायों में नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित होते हैं। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने डिस्कस कर लिया, और इससे ज्यादा, इससे आगे जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं इस लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो चीजें इसमें छूटी हुई हैं उनके लिए आप निश्चिंत रहो। आपको जो क्वेश्चन एक्सरसाइज मिलेगी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर और आगे फ्यूचर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चन की एक्सरसाइज करते हुए हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो उसमें सारी चीजें आपकी कंक्लूड हो जाएंगी। जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसको हमने इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की। तो बच्चों, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो है, जो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है उसमें अगर आप अपने तरफ से कुछ ऐड करते हो अपने नोट्स के अंतर्गत, तो ये बहुत अच्छी बात है, तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा मेरी कोशिश ये होगी कि मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको ये सारी चीजें कवर अप कर दूं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट आपको स्क्रीन वीडियो उसी तरह से जैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन का मिला था उसी तरह से इसका भी स्क्रीन वीडियो मिलेगा। अभी आप लोग बारिश को एंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई करिए, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने को पूरी तरह से अलर्ट रखते हुए, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि दिशा परिवार में रहते हुए एक्टिव भी रहना है, रिस्पॉन्सिबल भी रहना है। दोनों में से किसी भी एक जोन में अगर आप नहीं हो तो फिर रिमूवल के लिए तैयार रहना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।